आप अपने आसपास जो भी मटेरियल्स देखते हैं, जो भी मैटर देखते हैं, वो बेसिकली एलिमेंट्स से ही बना हुआ है और अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मेटालिक एलिमेंट कंसीडर किया है। इनके प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि इनके कलर को देखें तो कलर में डिफरेंस मिलेगा आपको, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि कॉपर बहुत बेहतर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल है, जबकि आयरन उतना अच्छा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल नहीं है। इस तरह से बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस मिलेगा आपको। इवन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। जैसे अगर सिर्फ हम पानी के साथ रिएक्शन को ही कंसिडर करें तो सोडियम पानी के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्टिव होता है, जबकि कॉपर पानी के साथ रिएक्शन इसका होता ही नहीं है। और एल्यूमिनियम और आयरन ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है पानी के साथ। तो इस तरह से आप ये पाएंगे कि अलग अलग एलिमेंट का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचें कि चाहे कोई भी एलिमेंट हो, वो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है, तो फिर इनके प्रॉपर्टीज़ में इतना डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस इसलिए आता है कि अगर आप इनके न्यूक्लियस को देखें, इन सब के न्यूक्लियाई को देखें, तो आप ये पाएंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में अलग अलग है। जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। एल्यूमिनियम में न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स हैं, 13। आयरन में 26 और कॉपर में 29 प्रोटॉन्स है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो तो प्रोटॉन के कारण आता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज जो है, ये न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस आ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस आता है, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या होता है, ये जो ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिट्स का जो एनर्जी लेवल होता है, ये एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है, अलग अलग अमाउंट का चार्ज न्यूक्लियस में है। ये तो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में ये सेम होता है। तो सोडियम में अगर न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है तो इसके चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ऐसे। एल्यूमिनियम में अगर 13 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में तो 13 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस है। इस डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का जो कन्फिगरेशन होगा, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है, उस अरेंजमेंट में भी डिफरेंस आ जाता है। और ये डिफरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अलग अलग एलिमेंट्स का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों है। जैसे यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होने के कारण इनका जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग अलग है, जिसके कारण इसके प्रॉपर्टीज़ में, इनके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है, इसे डिसाइड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज्ड है न्यूक्लियस के चारों तरफ, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी को बेसिकली हम इस लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहेंगे। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी सर्टेन मटेरियल के लिए, किसी सर्टेन एलिमेंट के लिए क्या होगा? अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता भी है तो भी हम कैसे ये पता करेंगे कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड है? तो इसके लिए कुछ नियम आपको जानना होगा। स्टैंडर्ड 9th लेवल पे आपको 3 नियम जानना होगा, 3 रूल्स। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th लेवल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आगे चल के इसी वीडियो में हम नेक्स्ट हाफ में जाके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप स्टैंडर्ड 11th में जाकर पढ़ेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स के बिना अभी जो हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th लेवल पे, उसका कोई मतलब ही आप नहीं निकाल पाएंगे, उसका कोई रीज़न नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड 9th लेवल पे आपको क्या पढ़ना है और उससे आप कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम कैसे बनाते हैं। फिर आगे चल के हम लोग 11th लेवल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले 3 नियम। सबसे पहला नियम कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in a shell is given by the formula 2n squared। शेल का मतलब यहां पर ऑर्बिट है। कैसे समझेंगे इसका मतलब क्या है? चलिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट को
नंबरिंग कर देते हैं 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड के लिए 3 और फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4। इसी तरह से फिफ्थ ऑर्बिट के लिए 5 एंड देन 6, 7, 8, 9, 10, जहां तक आप जा सकते हैं। So, the maximum number of electrons present in a shell, that means first orbit की अगर बात करें तो यहां पर maximum number of electron कितना हो सकता है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 2 इंटू एन स्क्वायर, दैट मीन 2 इंटू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू ऑब्वियसली 2 इंटू 1 स्क्वायर होता है 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2 होगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2n स्क्वायर पता करें, 2 इंटू n का वैल्यू 2 हो जाएगा, सो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इज 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 8, इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट के लिए 2 इंटू 3 स्क्वायर आप कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 18, और फोर्थ ऑर्बिट के लिए 2 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 इज 32। सिमिलरली फिफ्थ ऑर्बिट के लिए 2 इंटू 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50। तो ये सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट्स में। तो इसी चीज को हम यहां पर टैबुलेट कर लेते हैं। ऑर्बिट नंबर 1 ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑर्बिट नंबर 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, ऑर्बिट नंबर 2 में 8, ऑर्बिट नंबर 3 में 18, ऑर्बिट नंबर 4 में 32। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 और फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ, सेकेंड रूल, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। ये आगे चल के क्लियर होगा जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे या यहाँ पर पिक्टोरियली देखेंगे, तब जाके ये बेहतर क्लियर होगा। ये कहना ये चाहता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट जो होगा, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। आगे ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड जो नियम है वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। इसका मतलब यही है कि आपको नीचे से अंदर से भरते जाना है। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में जहां पर कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को आप यहां ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आप यहां नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आप यहां नहीं ड्रॉ कर सकते, उस इलेक्ट्रॉन को आपको यहां पर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला शेल है जो कि अभी खाली है, इसे भरना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर आएगा, हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो भी यहां पर आएगा, और फिर आगे चल के नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ये फर्स्ट ऑर्बिट चूंकि फिल हो चुका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम। तो चूंकि फर्स्ट ऑर्बिट फिल हो चुका है, तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आएगा। आप उस इलेक्ट्रॉन को यहां पर नहीं भेज सकते हैं। जब तक नीचे वाला ऑर्बिट फुलफिल नहीं हो जाता है, पूरी तरह से फिल्ड नहीं हो जाता है, तब तक उसके बाहर वाले ऑर्बिट को हम नहीं भरेंगे। यहां पर ध्यान रखें, ये जो नियम है, ये जो रूल है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि उस स्टेट में इन इलेक्ट्रॉन्स के पास बाहर से कोई एनर्जी नहीं है। जैसे हम जब पढ़ रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उस समय हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन अब्सॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है। ये जब हम बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। तो हाइड्रोजन के लिए, जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहता है, ये सही है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में रहता है। अगर इसे रेडिएशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो ये यहां से हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है, लेकिन जैसे ही फिर उसका एनर्जी घट जाता है तो वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो नियम है, ये नियम ग्राउंड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, और हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, लिखते हैं, वो ग्राउंड स्टेट के लिए ही होता है। एनर्जी मिले तो कब कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है वो तो बात की बात है। फिलहाल जब उसके पास एनर्जी ना हो तो उसका स्टेट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पर, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात किया, वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। आप इस नियम को देख ले, थर्ड नियम को देख ले, कि जब तक अंदर वाला ऑर्बिट भरेगा नहीं तब तक बाहर वाला ऑर्बिट भर नहीं सकता। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा।
इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप गौर करें दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? क्या ये सेकंड ऑर्बिट में आ सकता है? सेकंड ऑर्बिट में तो तभी आ सकता है जब फर्स्ट ऑर्बिट पूरी तरह से फिल्ड हो जाए। क्या फर्स्ट ऑर्बिट पूरी तरह से फिल्ड है? इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 2 है। मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट ले सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन हीलियम के लिए, ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट में ही आएगा। जैसे ही फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो इसका मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी फुलफिल्ड हो गया। मतलब अब जो अगला एलिमेंट है जो कि लिथियम है, इसके लिए जो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर आएगा? वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट फुलफिल्ड है, पूरी तरह से फिल्ड है। तो वो आएगा कहां पर? नेक्स्ट ऑर्बिट में आएगा। नेक्स्ट ऑर्बिट में आ गया। नेक्स्ट कौन है? बेरिलियम है। एक और इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर आएगा? ऑब्वियसली सेकंड ऑर्बिट में ही आएगा। फिर बोरॉन, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, आएगा कहां पर? ये आएगा सेकंड ऑर्बिट में, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 नहीं है, सेकंड ऑर्बिट का कैपेसिटी 8 है। 8 इलेक्ट्रॉन तक ये ले सकता है। बोरॉन के बाद कौन है? कार्बन, ऑब्वियसली सेकंड ऑर्बिट में आएगा। फिर नाइट्रोजन, उसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये भी सेकंड ऑर्बिट में आएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए भी सेकंड ऑर्बिट में। फ्लोरीन, ऑब्वियसली सेकंड ऑर्बिट में, क्योंकि अभी तक 8 भरा नहीं है तो 8 भरना है। सो नियॉन, इसके बाद नियॉन, तो नियॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर आएगा। अब देखिए ये जो सेकंड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट पूरी तरह से फिल्ड है क्योंकि इसका कैपेसिटी 8 है। 8 भर गया यहां पर। अब क्या है देखें, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है विच इज सोडियम, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए इसको, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली थर्ड ऑर्बिट में आएगा क्योंकि सेकंड ऑर्बिट पूरी तरह से फिल्ड हो चुका है। नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम, ऑब्वियसली थर्ड ऑर्बिट में ही आएगा। फिर है एल्यूमिनियम, ये भी थर्ड ऑर्बिट में आएगा ये इलेक्ट्रॉन। फिर है सिलिकॉन, ये भी थर्ड ऑर्बिट में आएगा। एंड फिर फॉस्फोरस थर्ड में। सल्फर के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये थर्ड में आएगा, और क्लोरीन के लिए भी थर्ड में आएगा, और आर्गन के लिए भी थर्ड में आएगा। अब देखिए थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है? 18 है कैपेसिटी, मतलब 10 और इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट को देखिए आप, पोटेशियम। अब पोटेशियम को जो अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बाकी है पोटेशियम के लिए, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? क्या वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा? अगर थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो क्या प्रॉब्लम है? थर्ड ऑर्बिट का तो कैपेसिटी है 18, अभी तो 8 ही भरा है। तो प्रॉब्लम ये होगा कि देखे सेकंड रूल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अगर ये यहां पर आ जाए, पोटेशियम के लिए ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आ जाए, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियसली पोटेशियम के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड ऑर्बिट में नहीं आ सकता है। इसे कहां पर आना है? इसे फोर्थ ऑर्बिट में आना है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है थर्ड ऑर्बिट का? अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कहा जाता है 18 है। ये और 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन अभी नहीं लेगा। ये कब लेगा? चलिए देखते हैं कब लेगा। नेक्स्ट एलिमेंट कैल्शियम, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आएगा। इसके बाद जो स्कैंडियम है, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी 18 है। ये और 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसमें से एक अभी आ गया है। सिमिलरली नेक्स्ट है टाइटेनियम, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे समझे कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वापस से थर्ड ऑर्बिट भरने लगेगा। तो देखिए इसका जवाब कैसे समझे? इसका जवाब आपको स्टैंडर्ड 9th लेवल पे इन 3 रूल्स में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड 11th लेवल पे जाना होगा। चलिए चलते हैं। 2 चीज़ों पे हमें खासकर बात करना होगा, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। सब शेल्स अलग अलग तरह का होता है और उसे हम कुछ ऐसे नाम देते हैं, S, P, D, F, G, H, इस तरह से नाम देते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ S सब शेल होता है। सेकेंड ऑर्बिट में S और P सब शेल होता है। थर्ड ऑर्बिट में SPD होता है। फोर्थ ऑर्बिट में SPDF होता है। इसी तरह से आप समझ जाइए फिफ्थ ऑर्बिट में SPDFG होगा, फिर SPDFGH होता है, एंड सो ऑन।
सो यहां पर आपको पैटर्न मिल गया होगा। फर्स्ट के लिए सिर्फ S, सेकंड के लिए S और P, थर्ड के लिए SPD, फोर्थ के लिए SPDF। इसी से हम काम चला लेंगे। अब सब शेल्स में होता है ऑर्बिटल्स, जैसे कि S सब शेल, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट का हो, सेकंड ऑर्बिट का हो, थर्ड ऑर्बिट का हो, फोर्थ ऑर्बिट का हो, अगर वो S सब शेल है तो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। P चाहे वो सेकंड का हो, थर्ड का हो या फोर्थ ऑर्बिट का हो, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। D चाहे वो थर्ड ऑर्बिट का हो या फिर फोर्थ ऑर्बिट का हो या फिर फिफ्थ ऑर्बिट का हो, कहीं का भी D सबशेल हो, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और F में होता है 7, चाहे वो कहीं का भी हो। तो यहां पर भी आपको पैटर्न मिलेगा, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, मतलब ऑड नंबर्स। इस तरह से आप समझ जाइए। अगर G की बात किया जाए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा 9। तो 2 तरह का पैटर्न यहां पर याद रखें, S फिर SP फिर SPD फिर SPDF, अलग अलग ऑर्बिट्स में इस तरह से सबशेल्स होता है। और हर एक सबशेल में S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल होता है। तो सबशेल्स और ऑर्बिटल्स, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, ये 2 चीजें हो गई। अब एक चीज आप देखें कि हर एक ऑर्बिटल में एटमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एटमोस्ट रह सकता है। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रिजल्ट है। आप नाम याद रखिए, ना रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप 11th में जाके पढ़ेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका रिजल्ट है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये समझना है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा और किस ऑर्बिटल में बाद में भरेगा, तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए उसी चीज़ को लिख लेते हैं। यहाँ पर ऑर्बिट नंबर और यहाँ पर SBDFG जो भी है, इन सारे सबशेल्स को हमने लिख लिया। अब इसे कुछ इस तरह से हम अरेंज करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आप गौर करें कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ S होता है, सेकेंड ऑर्बिट में S और P होता है, तो जिसे हम 2S और 2P कहते हैं। 2 क्यों? सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2S और 2P। थर्ड ऑर्बिट में SPD होता है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, उसे हम ऐसा नाम देते हैं। यहाँ के लिए जो S है इसे हम 3S कहेंगे, इसे हम 3P कहेंगे, इसे हम 3D कहेंगे, इसे हम 2S कहेंगे, इसे हम 2P कहेंगे, और ये हो गया 1S। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, 3S 3P 3D, 3S 3P 3D। और यहाँ पर देखिए 4S 4P 4D 4F, तो ये 4S 4P 4D 4F इनको रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर, फिर आगे की चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया। अब आप गौर करें कि चूंकि S सबशेल में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है, D में 5 होता है और F में 7 होता है, उन चीज़ों को अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे कि यहाँ पर कितना ऑर्बिटल होगा? S है तो ऑब्वियसली 1 ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर भी 1 ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी 1 ऑर्बिटल, यहाँ भी 1 ऑर्बिटल, यहाँ भी 1 ऑर्बिटल। P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ 3 ऑर्बिटल, यहाँ 3 ऑर्बिटल, यहाँ 3 ऑर्बिटल, यहाँ 3 ऑर्बिटल। D में 5 ऑर्बिटल है, तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5। F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ 7, यहाँ 7। G में 9 ऑर्बिटल्स होगा, तो यहाँ पर 9। ओके, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ से आप गौर करें कि एक नियम हमने देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n²। ये नियम कहाँ से आया? ये नियम आपको यहाँ से मिलेगा। आप गौर से देखें कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कंसीडर करें तो ये 1 होगा। सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा? 1 + 3 = 4। थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखें 1, 3, 5 ऐड करें तो आपको मिलेगा 9। उसी तरह से इनको ऐड करें तो आपको मिलेगा 16। आप गौर करें, ये 1 = 1², ये 4 = 2², ये 9 = 3² और ये 16 = 4²। सिमिलरली आपको ये मिल जाएगा 25। फिफ्थ ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 25 है, विच इज़ 5²। अब चूंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के सिनेरियो में क्या होगा कि चूंकि ऑर्बिटल का नंबर कितना है n² और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर मैक्सिमम नंबर हो जाएगा 2n²।
जैसे यहाँ पर ऑर्बिटल का नंबर 1 स्क्वायर था, यहाँ पर 2 स्क्वायर था, यहाँ पर 3 स्क्वायर था, ऑर्बिटल का नंबर यहाँ 4 स्क्वायर था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमने लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो वहाँ से ये नियम आया कि 2n स्क्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो ये तो ऑर्बिटल के बारे में हमने बात कर लिया। अब चूंकि एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 3 इंटू 2 6-6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 इंटू 2 10-10, और यहाँ पर 7 इंटू 2 14-14 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है मैक्सिमम। अब हमें फिल कैसे करना है, भरना कैसे है, किस तरह से हम लोग इस चीज़ को भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे। जैसे कि मान ले अगर कहा जाए कि 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो हम कैसे भरेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ से हम उस चीज़ को कर सकते हैं। कैसे? हमें डायगोनली प्रोपगेट करना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। चलिए, हम डायगोनली प्रोपगेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। सबसे पहले भरेगा S, 1s भरेगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर भरते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, एक ही इलेक्ट्रॉन आया अभी, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तो ये जो है ये पूरी तरह से भर गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, 2 के S में आएगा। कितना आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। उन दोनों को भर देते हैं यहाँ पर, 1 2, तो ये दोनों भर गया। नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट इस तरह से आया, ऐसे, फिर ऐसे हमने प्रोपगेट किया। अब हमें इस तरह से प्रोपगेट करना है, तो अब हम ऐसे प्रोपगेट करेंगे। सबसे पहले कौन भरेगा, 2 का P, 6 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 भर गया। तो ये 6 भर गया। अब किसे भरना है, अब भरना है 3 के S सबशेल को, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, 1 2, ये भर गया। अब कौन भरेगा, इस तरह से हम आएंगे, इस तरह से आएंगे, ये भरेगा 6, किसका 6, थर्ड ऑर्बिट का 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी भर गया। अब किसे भरना है, अब देखिए फोर्थ ऑर्बिट को, फोर्थ ऑर्बिट में आ जाएगा। अब ये फोर्थ ऑर्बिट का S सबशेल को भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेगा, 1 और 2। ये भरने के बाद अब जाके थर्ड ऑर्बिट का जो D सबशेल है वो भरने लगेगा। अब D सबशेल यहां से भरेगा, D सबशेल यहां से भरेगा। अब ये भरना शुरू होगा। चलिए इसको भरते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4। अब यहां पर मजेदार एक चीज होता है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्रोमियम के लिए है। अभी तक इस D में कितना भरा है, 4 भरा है। ये क्रोमियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी आप गौर करें कि D में कितना है, D में हमने कितना भरा, D में भरा हमने 4, D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। D में अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो D जो है आधा फील्ड होगा। D में, D का कैपेसिटी कितना है, 10 है। ये आधा फील्ड होगा अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स रहे, D में, इस D में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहे। तो इसके लिए ये क्या करता है, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये पूरा सही होगा, इसके लिए ये क्या करता है, S से, आगे वाला S से एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है अपने में, कुछ ऐसे। और ये अब हो गया सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के लिए। अब इसका जो D ऑर्बिटल है, D सबशेल है, वो हाफ फिल्ड हुआ है, ये आधा भरा है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आया है, तो ये हाफ फिल्ड हुआ है। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये हाफ फिल्ड सबशेल्स मुझे कहना चाहिए, हाफ फिल्ड सबशेल्स जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये आपको P में नहीं दिखता है, ये D और उसके बाद का जो सबशेल्स है उसमें ये प्रोमिनेंटली दिखता है। P में ऐसा नहीं दिखता है कि P S से खींच लिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि P और S में उसी ऑर्बिट का जो S है, उन दोनों में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए P S से खींच नहीं पाता है। लेकिन पिछले ऑर्बिट का जो D है वो आगे वाले ऑर्बिट के S से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है,
क्योंकि उनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, रिलेटिवली बहुत कम होता है, इसीलिए वो खींच लेता है। तो ये याद रखें कि हाफ फिल्ड जो सबशेल है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये आप कह सकते हैं हंट्स रूल का कंसेक्वेंस है एक तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, ये अगला इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ S को भरने से ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि S पूरी तरह से फील्ड होगा, इसीलिए अगला इलेक्ट्रॉन S में आता है। फिर वापस से चूंकि D भरना शुरू हुआ था, D आधा ही भरा था, अब क्या होगा, वापस से इलेक्ट्रॉन D में भरने लगेगा। 1 2 4 5 तो पहले ही हो चुका था, अब 1 2 मतलब 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब ये जो है ये कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबशेल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो पिछले केस में हमने हाफ फील्ड का बात किया था, अब जो है ये फुल्ली फील्ड जो होगा, फुल्ली फील्ड सबशेल जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब क्या करेगा ये डी आगे वाले S से, अगला ऑर्बिट का S जो है उससे एक इलेक्ट्रॉन को अपने में खींच लेगा। अब ये कॉपर का प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये पूरी तरह से अब भर चुका है। अगला जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होना चाहिए, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहाँ पर एक खाली हो चुका है, ये खाली जगह है, इस खाली जगह में वो आएगा। तो अब पहले तो ये वाला खाली जगह जो है इस खाली जगह को पहले भरेगा, ये तो पहले ही भर चुका है। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, ये अगला इलेक्ट्रॉन अब इस P में आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर आएगा, यहाँ 1 फिर 2 3 4 5 और 6। बस इसी तरह से अब आप भरते जाइए। इसके बाद अब कौन भरेगा, अगला जो ऑर्बिट है, अगला ऑर्बिट का S भरेगा और उसके बाद जाके इस ऑर्बिट का, इस 4th ऑर्बिट का D सबशेल भरने लगेगा। तो इसी तरह का कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करने से आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और गौर करने वाली बात है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एबरेशंस आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि 11th लेवल पे जाके आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने बात किया था कि आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 8 हमने पढ़ा था, 8 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसका रीज़न एक बार यहाँ पर देख ले क्यों। आप गौर करें, सबसे पहले ये 2 भरा, फर्स्ट ऑर्बिट भर गया, फिर सेकंड ऑर्बिट का 2 भरा, फिर 6 भरा, तो सेकंड ऑर्बिट में 8 भर गया। अब थर्ड ऑर्बिट में 2 भरा, फिर थर्ड ऑर्बिट का 6 भरेगा, उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट भर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट का S भरेगा। मतलब कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 8 ही रह सकता है, क्योंकि D भरने से पहले, इस D को भरने से पहले अगला जो ऑर्बिट है उसके S को भरना जरूरी है। इसीलिए कभी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब स्टैंडर्ड 9th के लिए अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का, दैट मीन्स स्टैंडर्ड 9th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।